पॉलिटिकल ट्रेंड के इंटरव्यू सेक्शन में आज हमारे साथ भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमती गीता श्री ओरांव जी हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था जो है वो कैसे अपने आप को अपडेट कर सकती है, कैसे अपने आप को तैयार कर सकती है कोरोना काल के बाद के समय में, और किस तरह से सरकार जो है इनका जो एक्सपीरियंस है उसकी मदद ले सकती है अपने कार्यों को और अच्छा करने में। आपका स्वागत है मैडम। जी नमस्कार। जोहार। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में विद्यार्थियों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों की बात तो हम करते हैं लेकिन विद्यार्थी जो हैं उनकी पढ़ाई काफ़ी इसमें नुकसान हो गई, उनका करियर जो है काफ़ी उनको नुकसान जा रहा है। तो वैसे में आपको क्या लगता है कि अब सरकार के सामने क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं शिक्षा के स्तर पर? देखिए, झारखंड बनने के बाद कुछ ऐसी पॉलिसी सरकार के उस पे लेवल पे नहीं बन पाई कि हम लोग अपने जो छात्र हैं उनको हम लोग बाहर जाने से रोक सकें। देखिए, पलायन हो जाता है, कोटा चले जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग कोटा ही जा रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की तैयारी करनी हो, मेडिकल की करनी हो। और कुछ ऐसा होना चाहिए, चाहे आपका यूपीएससी की भी तैयारी करने के लिए लोग ज़्यादातर दिल्ली का ही रुख करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अभी तक इस राज्य में ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं बन पाई है कि जैसे बच्चे जा रहे हैं दूसरी जगह तो दूसरी जगह के बच्चे हमारे यहाँ आए, ऐसा ही कुछ व्यवस्था, एक पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर भी तैयार करने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कि मैंने काफ़ी साल पंजाब में बिताया है और रांची जो है ख़ास तौर से शिक्षा के लिए काफ़ी मशहूर रहा है वहाँ पर। जैसे भी हम लोग बताते थे कि हम लोग रांची से हैं तो बोलते थे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अच्छे स्कूल्स, मिशंस के स्कूल्स भी यहाँ पर हैं। तो ये सब लोगों के दिमाग में एक छवि रही है, सुन के बहुत अच्छा लगता था। मगर जब यहाँ पर आके देख रहे हैं कि इस तरह की समस्याएं जो बरकरार हैं, पता है कि नहीं बहुत मेधावी बच्चे हैं हमारे के यहाँ के। और उसमें से मैं ये नहीं कहूँगी जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, जो गांव में रह रहे हैं, ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे हमारे जो बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो स्कूली शिक्षा वहाँ पर दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कॉलेज का भी जो है उसी लेवल पे जो है सारी व्यवस्था जो देने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत परेशानी झेलते हैं लोग, और ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल भी उनके उसमें जो है सब पे असर करता है। तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है बहुत सरकार को। सब हम यूजीसी पे नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को और मतलब कुछ ऐसा सिस्टम हम लोग करें कि टैप करने का, कि जो बच्चे हैं टैलेंटेड हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में जाना चाहें। जैसे चाइना वगैरह में क्या होता है, चीन में क्या होता है, बिल्कुल शुरुआती मतलब उसमें जो साल होते हैं बच्चों का, उसी में ही उनकी तैयारी शुरू हो जाती है कि इसको क्या करना है, क्या बनाना है। तो उसी तरह का कुछ मैकेनिज़्म यहाँ पर भी डेवलप किया जाए तो निश्चित रूप से हमारा जो ये प्रदेश है झारखंड, वो मतलब इसमें तरक्की तो करेगा ही, हमारा प्रदेश भी तरक्की करेगा इसमें। देखा कि क्लासेस बंद हो गई कोरोना की वजह से, और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई, लेकिन अभी भी ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि बच्चे पढ़ेंगे कैसे। नहीं, देखिए, वो 1-to-1 कनेक्ट नहीं हो पाता है। मैंने कुछ टीचर्स से बात की, चाहे वो ग्रामीण परिवेश के हों या यहाँ रांची में पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छे टीचर्स जो हैं वो भी कह रहे हैं कि वो कनेक्ट नहीं बन पाता है ऑनलाइन में। जो हम सामने से कर पाते वो नहीं हो पाता। ठीक है, आप असाइनमेंट तक दे दीजिएगा, मगर जो एक रेगुलर क्लास में जो एक बात होती है वो नहीं हो पाता है। जहाँ तक हम गाँव की बात करें तो वहाँ पर मेरी कुछ BRP CRP उन लोग से बात हुई तो बोले मैम यहाँ पर सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन है नहीं, और वो कितना ग्रुप सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाना है और फिर उसमें ग्रुप में भी कैसे बैठा सकते हैं। तो ये सारी परेशानियाँ जो हैं अभी लॉकडाउन में हुई, और मतलब आप कह लें 35-40% ही कहीं सक्सेसफुल हुआ होगा गांव के क्षेत्र में। और यहाँ पर जो शहर में हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, उनके जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनके साथ भी कमोबेशी वही हुआ। मैं प्राइवेट स्कूल्स में भी और कोई बच्चे पढ़ते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में, उनका भी हुआ कि ठीक है असाइनमेंट, मगर वो एक जो होता है ना उत्साह कहीं गायब है। तो बहुत सक्सेसफुल नहीं है, मगर मजबूरी भी है, कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी लॉकडाउन इस तरह का है, ऐसे सिचुएशन है हमारा।
तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ रहा है, इससे मगर काफ़ी नुकसान भी हो रहा है पढ़ाई लिखाई का। जो काफ़ी जो संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है, इस दौरान लोगों की कमाई जो रुक गई, अभिभावकों की अगर कहें तो स्कूल जो है फ़ीस लेने पर आमादा हैं, जैसा कि उनको पर्सनल मैसेजेस में कहा भी जाता है अक्सर। वैसे में सरकार की भूमिका पर थोड़े सवाल उठ रहे हैं, ख़ासतौर से शिक्षा मंत्री हमें आज के जो हैं वो अपने आप को मजबूर भी बता रहे हैं कहीं कहीं, और कभी वो कोशिश भी कर रहे हैं दिखाने की। तो आपको क्या लगता है कि स्कूलों के लिए इसमें क्या उपयुक्त है, और शिक्षा मंत्री अपने अधिकारों का किस तरह से प्रयोग करें ताकि एक अभिभावकों के बीच में भी संदेश जाए और स्कूलों का भी नुकसान ना हो? तो क्या करना चाहिए? देखिए, दोनों पार्ट एंड पार्सल हैं एक दूसरे के। मतलब बच्चे हैं तभी स्कूल भी चलेगा, और अगर अभिभावक भी कंफर्टेबल हैं तभी सब कुछ अच्छा चलेगा घर में भी। और तो मेरे ख्याल से यहाँ पर माननीय मंत्री जी को तो इसमें थोड़ा सा टैक्टफुली इसमें डील करना पड़ेगा, थोड़ा कड़ाई भी चाहिए होगी इसमें। और ये कि अभी परिस्थिति जिस तरह की बन पड़ी है, सभी लोग आर्थिक रूप से अपने आप को कहीं ना कहीं मतलब दिक्कत महसूस हो रही है लोगों को। तो कुछ रास्ता ऐसा निकालें कि दबाव नहीं बने, जैसे कि पहले भी होता था कि जब छुट्टियां होती थी तब भी स्कूल बसेस के उस समय भी लिया जाता था, फ़ीस वगैरह लिया जाता था। और अभी जो पेपर में पीछे पढ़ने में आया कि हमने डेवलपमेंट के नाम से नहीं ले रहे हैं, वो स्लाइली किसी और तरीके से थोड़ा सा हो रहा है कि हम लोग ट्यूशन फ़ीस वगैरह, मगर वो काफ़ी हाइक है इसमें। तो मंत्री जी को इसमें लगातार थोड़ा सा अपना और बैठक करें, बातें करें, ताकि थोड़ा सा दबाव जो है पेरेंट्स के ऊपर ना पड़े, और कम से कम या नॉमिनल चार्ज ले लें, नॉमिनल ले लें नाम से, फुल फीस नहीं लें, कुछ इस तरह की व्यवस्था करें। या मतलब 3 महीने का एक साथ लिया जाता है तो उसको मंथली कर लें, कुछ इस तरह से करें, क्योंकि 3 महीने का एक साथ होने से बहुत लोड पड़ता है पेरेंट्स पे, वैसे ही पड़ता है, और आज की स्थिति में तो थोड़ा सा है। तो मंत्री जी से ये बेहतर होगा कि वो थोड़ा बीच का रास्ता दोनों की तरफ से निकाले, ताकि इनको भी नहीं, क्योंकि टीचर्स भी जुड़े हुए होते हैं उसमें, और क्योंकि ये उस तरह से इनकम जनरेट होता है स्कूल का भी। तो स्कूल्स को भी अब सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा आप इतना वो मत कर दीजिए कि आम लोगों के पहुंच के बाहर होने लगे शिक्षा। सब कुछ थोड़ा सा बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार एक तरह से बन गया है, और वैसे में जो खास और विशेषतः जो झारखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, उनके बच्चे जो हैं, जब शहर में इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वैसे में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार किस तरह से आगे बढ़ सकती है? क्योंकि वहाँ तो ना एंड्रॉयड मोबाइल है, ना क्लासेस शुरू करने के बारे में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश भी है। तो वैसे में सरकार को इन सब क्षेत्रों के लिए क्या योजनाएं बनानी चाहिए ताकि जो इस दौरान जो नुकसान हुआ है पढ़ाई का, उसकी भरपाई शीघ्र हो सके और बच्चे जो है करियर में आगे बढ़ सकें? बहुत जटिल समस्या है, अभी परिस्थिति है। वैसे यूपी गवर्नमेंट के दौरान जो है आपके 12-13 में ये एक आया था प्रपोज़ल कि मॉडल स्कूल्स जो हैं हमारे सभी जगह शुरू किए जाएं इंग्लिश मीडियम के, ताकि उसमें से उसी ब्लॉक के जो हैं बच्चे ब्लॉक वाइज खुलना था। ये जब मैं 13-14 में थी उस समय 40 का आया था, फिर 44 नेक्स्ट फेज़ में होने वाला था। तो ये बहुत अच्छा वो था, मतलब व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और मैं क्योंकि देखती हूँ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे बहुत मेधावी हैं, बस उनको व्यवस्था की जो आज के दौर में जिस तरह का कंपटीशन है, हम उनको अगर पूरी तरह वैसा नहीं तो कम से कम उस कहीं तक लेवल तक ला दें, तो ये निश्चित रूप से ये बच्चे हमारे लिए एसेट बनेंगे। और अभी तो थोड़ा सा वही है, आज के टाइम में तो पेरेंट्स भी थोड़ा झिझक रहे हैं कि हम स्कूल नहीं भेजेंगे क्योंकि इस तरह का है। और हम लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि सब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जितने भी एजुकेशनल आपके जो भी इंस्टीट्यूशंस बंद करने का ही फैसला है सरकार का, अगस्त तक शायद चला जाएगा। तो उसमें तो फिर कुछ ऐसा फॉर्मूला इन लोग को निकालना पड़ेगा कि असाइनमेंट दें और उसको वो करें, मगर वो भी थोड़ा सा बहुत नहीं हो रहा है। बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा, पेरेंट्स को लगे रहना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही कुछ है। जुलाई के महीने में शायद कुछ इसमें निर्णय की बात हो रही है जी।
तो जी, तो उस समय परिस्थिति क्या होगी अगर ऐसी स्थिति बने कि स्कूल खोले जा सकती हैं, तो कुछ कुछ ऐसे शहरों में हमने देखा है कि वहाँ पे बच्चों के साथ ऑड इवन का फॉर्मूला लगा दिया गया है। कुछ बच्चे इस समय में आएंगे, कुछ बच्चे बाद में आएंगे। तो आपको क्या लगता है ये व्यवस्था यहाँ पर लागू की जा सकती है, और अगर नहीं की जा सकती है तो और क्या विकल्प हमारे पास हो सकते हैं कि स्कूलों को बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जा सके? टेस्ट एंड ट्रायल पे देखा जाए, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो शायद ऐसा किया जा सकता है, मगर लोड टीचर्स के ऊपर भी बहुत पड़ेगा। किया जा सकता है, अभी परिस्थिति जिस तरह से है, शायद मेरे ख्याल से शायद ये काम कर जाए, शायद काम कर जाए। सिलेबस जो हम लोग देखते हैं, बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार में जिस तरह से मंत्री जी ने थोड़े से हेल्प स्कूलों के मामले में, तो सरकार के मंत्री हेल्पलेस हो जाते हैं। तो क्या सरकार के पास कोई पावर नहीं है जिसके आधार पर वो जो है स्कूलों के साथ, या स्कूलों को एक जो प्रॉपर पॉलिसी है उस पर वो चाहें कि स्कूल उस पर करें? डेफिनेटली है। सरकार अपने राज्य के हित में कोई भी फैसला ले सकती है और वो इम्प्लीमेंट भी करवा सकती है। देखिए, जितने भी स्कूल्स हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आखिर हमारे इस ज़मीन पे है ना, तो यहाँ का जो लॉ एंड पॉलिसी होगा उसके हिसाब से ही चलना होगा, और थोड़ा सा इसको असर्टिव होने की ज़रूरत है इसमें, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। मतलब सब कुछ अच्छे हो, खुश रहे लोग, और लोग खुश रहेंगे, निश्चित रूप से सब कुछ बढ़िया होगा, माहौल भी अच्छा होगा इसमें। क्या सुझाव आप देंगी कि अगर उनको बच्चों को अगर स्कूल बुलाना पड़े, क्लासेस शुरू करने पड़े, तो क्या उनको बातें ध्यान में रखनी चाहिए बच्चों के लिए, उनका, ताकि स्वास्थ्य जो है वो बचे रहे और होते रहें? एरिया बार बार सैनिटाइज़ करना पड़ेगा, रोज़ सैनिटाइज़ करना पड़ेगा। वो कितना संभव हो पाएगा, छोटे बच्चे ख़ास तौर से, मेरे ख्याल से यंग एज के बच्चों के तो पेरेंट्स, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, वो लोग बहुत नहीं हैं उसमें, मगर हायर मतलब मिडिल स्कूल के जो हैं वो उनकी, क्योंकि वो बहुत इफ़ेक्ट करेगा उनके आगे करियर में, तो इसीलिए शायद वो करें, और प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा सबको, और स्कूल को भी सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, सैनिटाइज करें एरिया जहाँ पर जो भी क्लासरूम है उसको, और एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स वगैरह का भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब मेरे ख्याल से हायर क्लासेस के लिए करें, और बाकी ऑनलाइन क्लासेस छोटे बच्चों के लिए ही करें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा अभी कुछ टाइम के लिए, जब तक कि ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता है सबको। एक सवाल और, अभी तो लॉकडाउन का टाइम है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, आप तो पालन कर रही हैं लॉकडाउन का, तो कैसे लॉकडाउन में आपकी दिनचर्या कैसे क्या रह रही है? कैसे आप चूँकि जनता के बीच में जाती हैं, तो ऐसे में तो बहुत दिक्कत होता होगा आपको अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से जुड़ने में, कैसे? देखिए, शुरू में तो हमको ये सब बहुत ही अलग, तो हम लोग को समझ में नहीं आया, लॉकडाउन, अब घर पे रहना पड़ेगा, कर्फ्यू तो हम लोग सुने थे, आगे राइट्स तो घर में उतना तो थोड़ा समझ में आता, मगर ये जो समय कितना खींचेगा ये कहीं किसी को पता नहीं था। मतलब थोड़ा बहुत तो हम लोग पढ़ते थे इधर उधर, तो इतनी जानकारी थी कि ये थोड़ा लंबा खींचेगा, मगर इस तरह की टोटल लॉकडाउन, आपकी दुकानें, बाज़ार बंद हो जाएगा, स्कूल्स कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, हम बंद हो जाएंगे अपने घर में, कोई एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटीज़ सारी थम जाएंगी, तो ये बहुत ही शुरू में था। फिर मैं अगर अपनी बात बताऊं तो जिस तरह से था कि चलो अब टाइम मिला है, ऐसे तो हम लोग नॉर्मल उसमें तो कभी अपनी चीज़ों को ध्यान देने का मौका नहीं मिलता, देखते हैं मगर कर नहीं पाते क्योंकि समय का अभाव रहता है। तो फिर मैंने अपनी अलमारियाँ ठीक करनी शुरू की, अपनी किताबें ठीक करना, धूल में हटाना शुरू किया, रीअरेंज किया उसको, और थोड़ी पढ़ने की कोशिश की, मगर जो माहौल अगल बगल जो हम लोग रोज़ न्यूज़पेपर में, चैनल्स में जो पढ़ते थे, कहीं ना कहीं दिमाग में मेरा इफ़ेक्ट कर रहा था कि क्या करें हम लोग जो दूसरों को मदद कर सकें, क्योंकि ख़ास तौर से दिहाड़ी मजदूर जो बातें आ रही थी कि रोज़ कमाने खाने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। दिहाड़ी मजदूरों की आपने बात कही, आपको सरकार इसमें कहाँ तक सफल हो पाई है दिहाड़ी मजदूरों की समस्याओं को एड्रेस करने में और उनको बाहर से यहाँ लाने में? एक शुरू में पीने का व्यवस्था वगैरह दिया गया, मगर क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइज्ड कभी भी लेबर नहीं रहा, मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तो है, मगर बहुत सारे जो हम लोग देखते हैं हमारे इस इलाके में वो सब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तो वो रजिस्टर्ड नहीं है ना,
तो सरकार को भी नहीं मालूम था कि कितने यहाँ पर और कितने हमारे बाहर हैं दूसरे प्रदेशों में। तो ये एक बड़ा विस्फोटक सी परिस्थिति हो गई। शुरू में तो वही थोड़ा सा हम लोग अपने स्तर पे राशन वाशन बांट दिया, लगा कि हाँ लोग भूखे हैं तो इनकी मदद करनी चाहिए, तो वो सब इंतज़ाम में लगे रहे। फिर धीरे अचानक से फिर एक बात आई कि किसी ने कहा कि तेलंगाना में फंसे हुए हैं, दीदी मदद कीजिए वहाँ से निकालने में। तो एक नया सिचुएशन था, कहाँ किसको बोलें क्या करें। सफलता मिल गई, उत्साह बढ़ा। फिर पश्चिम बंगाल से बात आई, वहाँ किया। फिर तेलंगाना से और आया तो फिर और किया, कर्नाटका से आया, अभी चेन्नई से लेटेस्ट है। गुजरात से 3-4 टीम्स आ गई हैं, एक फंसे हुए कच्छ में क्योंकि वहाँ से ट्रेन नहीं चल पा रही है। कोल्हापुर महाराष्ट्र से भी कुछ लोगों को लाया, फिर दिल्ली से, और सब लोगों को पता चलता रहता है। तो रोज़ मेरा, और अभी मैंने इसको साइलेंट मोड पे रखा है, मेरे ख्याल से हर 15 मिनट या आधे घंटे में मेरे पास वो नया आता है कि कोई नए ग्रुप के बारे में जानकारी होती है। और अभी अच्छा हुआ है, अभी 2-3 दिन से कुछ ऐसे लोग जो जुड़ गए हैं, जिन लोगों को लगता है कि मैडम कुछ कर रही हैं, तो वो मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मैडम ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, कुछ हमारे तरफ भी कर दीजिए, हम लोग भी उसको देख लेंगे। तो बस ये है। और इसी में अब पता चल रहा है कि बहुत लोग हैं जो बाहर चले गए, कुछ लोग फंसे हुए हैं। कुछ तो बड़ी दुखद बात भी है कि कहीं लोग हमारे फंसे हैं, आना चाहते हैं, मगर वहाँ के कंपनी के लोग उनको आने नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स का तो वायलेशन है कंप्लीट। अगर वो आना चाह रहे हैं तो आप दीजिए, आप नया अपना रिक्रूट कीजिएगा, मगर इस तरह से नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अभी हमारी सरकार के लिए या जहाँ से भी, जहाँ पर भी वापस लौट रहे हैं सब, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है उनको एकोमोडेट करना, एसिमुलेट करना। तो अब मेरी तो बात हुई कुछ एक मंत्रियों से, सो मैंने आपके लिए अभी बहुत चैलेंजिंग टाइम आ रहा है, क्योंकि अब थोड़ा सा कृषि प्रधान तो हमारा राज्य भी रहा है, देश भी रहा है। तो कुछ पॉलिसीज़ ऐसे बने, कुछ ऐसी व्यवस्था बने कि लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि एक लड़का गढ़वा का जो महाराष्ट्र से लौटा, तो वो मेरे से लगातार कांटेक्ट में रहता है, तो वो बोल रहा था कि मैडम जी अगर कुछ व्यवस्था, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर भी खुल जाएं तो हम क्यों जाएंगे बाहर। हम बोले नहीं, जितनी हैं वही काफ़ी हैं, और नहीं खुली ना तो झारखंड का तो स्वरूप ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तुम खेती बाड़ी कर सकते हो तो उसके लिए सरकार करेगी, और तुम लोग को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सिंचाई का जो है ज़्यादातर वहीं पर मात खाते हैं। सिंचाई की व्यवस्था सब जगह नहीं है, लोगों के पास ज़मीन है जिससे वो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर कोई व्यवस्था नहीं होती है, कोई सिस्टम अभी तक ऐसा नहीं बन पाया उनको गाइड करने के लिए कि वो अपनी ही ज़मीन से कितना कर सकते हैं। बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है, पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे दुखदाई पक्ष जो हमारे इस झारखंड के 20 साल में यही रहा है कि लोग पलायन करने के लिए और दर मतलब ठोकर खाने के लिए, अभी भले वो अभी तक कमा रहे थे जो भी जिस भी तरह से, अभी इस परिस्थिति में सबको अपने घर की याद आ रही है कि अगर कुछ हो गया तो हम परिवार से दूर रहेंगे, तो हमको घर पहुंचना है। तो अब घर आ रहे हैं लोग, तो फिर उनको थोड़ा सा व्यवस्था देना थोड़ा सा ज़रूरी। जैसे झारखंड में हर तरह से अर्थव्यवस्था यहाँ बहुत, खासतौर से उद्योगों में या लोगों के पास काफ़ी हुनर हैं, जिससे कि तक जो यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कह सकता है, लगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो शहरी अर्थव्यवस्था एक अच्छा विकल्प बनकर कोरोना से उभर सकती है। बस उसको आप तरीके का सपोर्ट की चाहिए। है ग्रामीण में अभी भी हैं, मगर वो बहुत कम परसेंटेज हम मान सकते हैं, बहुत कम। उससे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के आय में, पारिवारिक आय में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है जो हम लोग देखते हैं। हाँ, मतलब वहीं पर जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि मैं भी जाती हूँ थोड़ा सा, हम लोग भी इधर उधर पढ़ते हैं देखते हैं, तो मैं जैसे महिला मंडल वगैरह में बोलती हूँ कि क्यों आप केवल मोमबत्ती ही क्यों बनाएं, आपके पास मड़ुआ है, महुआ है, उसका उपयोग कीजिए, उसका लड्डू बनाइए, ये कीजिए, मार्केट तैयार किया जाएगा उसके लिए। क्योंकि शहर में हम लोग तो देखते हैं कि हाथों हाथ बिक जाता है सब कुछ, तो वो बड़े खुश होते हैं कि हाँ हम लोगों को नहीं करना, हम पत्तल बनाइए, ये सब कीजिए, ला की खेती कीजिए उस तरह का। और खेती में भी बहुत अभी जो हमारे जो इतना अच्छा हमारा बिरसा ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसका लाभ मुझे लगता है सीमित दायरा ही है। वो गांव-गांव तक जो ग्रामीण दूरस्थ स्थान में अभी तक
उतना नहीं पहुंच पाया। उसको करने की ज़रूरत है। आज के डेट में जैविक खाद का भी बहुत चलन हो गया और वो स्वास्थ्य के लिए भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छा है। तो उसको भी बढ़ावा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग हो ताकि वो जो है हमारे रासायनिक खाद से दूर रहें। और एक उसका भी एक हमेशा हर साल जो एक रोना होता है कि हमें महंगे में ख़रीदा, ये किया, तो जहर हम महंगे दाम पे ख़रीद रहे हैं जो हमारे अपने स्वास्थ्य पे असर करता है हर तरीके से। एक सवाल हम लोगों के लिए भी कि पॉलिटिकल ट्रेंड्स के दर्शकों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, अभी जो एक समय एक ऐसा आया है, आपसी सहयोग की ज़रूरत है, आपसी सौहार्द की ज़रूरत है और सब लोग एक सिर्फ आपस में मनुष्य को नहीं, प्रकृति को भी तरफ हम लोग देखें कि जो अभी हमने देखा ना, जो नुकसान हुआ था उसने अपने आप, नेचर ने अपने आप को कैसे रिपेयर किया। तो उसका दोहन, अब कुछ पॉलिसीज़ ज़रूर बने। जिस चीज़ के लिए झारखंड जाना जाता था वो चीज़ अगर हम लोग लाने में हम लोग सबको सहयोग करना पड़ेगा और इसको सरकार को भी गंभीर रूप से सोचना पड़ेगा कि कुछ ऐसे इंडस्ट्री और मतलब आपके उद्योग की जो नीतियां हैं उसको इस तरह से रेगुलेट करें कि कम से कम नुकसान, वैसे रिसोर्सेज हैं तो उसको है मगर कम से कम उसका नुकसान इस प्रकृति को हो और ज़्यादा फ़ायदा हमारे लोगों को हो। और दूसरा ये कि वैसी जगह पे जो पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं सारा कुछ जो है वहाँ पर यहीं के लोगों को एडजस्ट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, क्योंकि बाहर से आते हैं फिर यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, तो अभी देखिए किस तरह की परिस्थिति हो गई है। तो और जो एक इस बीच में ये भी आया था, ज़रूरी है मुझे लगता है बोलना कि थोड़ा सा माहौल ख़राब करने की जो धार्मिक तौर पे जो करने की जो एक अभी भी है, थोड़ा बहुत अंडर करंट है, वो नहीं होना चाहिए। एक ऐसा समय आया है हम लोग को एक दूसरे को मजबूती देना है, ना कि हम लोग को कमज़ोर या टारगेट करें इस तरह से। और राजनीति इसमें कतई नहीं आनी चाहिए। राजनीति हो तो जनसेवा के लिए हो, माहौल को बेहतर करने के लिए, इस राज्य को बेहतर करने के लिए। पॉलिटिकल ट्रेंड्स के लिए कुछ आप कहें? ज़रूर, बहुत अच्छा जो मैंने अभी तक देखा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है आप लोगों का। अलग अलग विषयों पे जिस तरह का आप लोगों ने, मुझे पढ़ने का भी कुछ मौका मिला है, तो बहुत इन डेप्थ वो रहता है, आप लोग का रिसर्च रहता है और वो बातें आती हैं। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग इसको और अच्छे उसमें बढ़ाते जाएं। हम लोग का सहयोग बिल्कुल रहेगा, आपको मिलेगा और ये एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे ताकि लोग जाने कि हाँ, झारखंड से एक ऐसा कुछ निकल रहा है जो मायने रखता है, जिसको पढ़ के लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद। पॉलिटिकल ट्रेंड्स के लिए मैं अवनीश और कैमरामैन विजय।